In this video, we are going to take the questions that have appeared in UPSC examination about demography of aging. The other terms that are being applied to it includes geriatrics and longevity. When we take references of these questions as scrolling in front of you, it gives me another dimension to the demographics. नमस्कार, मैं नीतू सिंह। जनसंख्या भूगोल की स्टडीज में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एनालिसिस में कई सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे तत्वों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, इन सारे तथ्यों को, इन सारे वेरिएबल्स को इंडिविजुअली हैंडल करना बहुत जरूरी है। वो आप चाहे ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से देखें या आप जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से देखें, दोनों ही तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम अपने स्टडी को एक ओवरऑल लुक देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी UNFPA 6 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जस्टिफाई करता है, जिसको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफर्स, जो जनसंख्या का अध्ययन करने वाले भौगोलिक विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इनको 2 कैटेगरीज में या 2 उपवर्ग में डिवाइड किया है। इसको कहते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएबल। In total there are 6 variables and we divide them into 2 categories to ease out our understanding. How do we correlate them? अगर आप इन सारे वेरिएबल्स को फेस वैल्यू पर देखते हो तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा है। फर्टिलिटी, वी हैव डेल्ट विद इट। मोर्टालिटी, जन्म दर और मृत्यु दर, जैसे ही जनसंख्या की बात हो ये दोनों अपने आप ही आते हैं हमारे राडार पर। फिर है माइग्रेशन। When I take references of these 3 components, we identify them to be functional variable, और इनके तुलना में, इनकी कंपैरिजन में पॉपुलेशन का साइज, जनसंख्या का टोटल आकार क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, what is the pattern of population on the map of world or India, whatsoever scale we are studying it, and population composition that automatically can take us to age and sex composition. These are the 3 structural variable and the other 3 are the functional variable. ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप कोई भी आंसर, कोई भी समझदारी को डेवलप करने के लिए इनको अलग अलग नहीं जज कर सकते, आपको इन सबको एसोसिएट करना है। इन सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल का एक कस्प होता है, एक क्रक्स होता है, जिसको हम डेमोग्राफी ऑफ एजिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। व्हाट इज डेमोग्राफी ऑफ एजिंग? जनसंख्या के अध्ययन में एज्ड, वृद्ध जनसंख्या का क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्या समझना चाहें, जिससे हम एक अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ आंसर डेवलप कर पाए विद द रिलेटिव केस स्टडीज एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब हम डेमोग्राफी ऑफ एजिंग की बात करते हैं तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। डेमोग्राफी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इस सिंबल के साथ लिखा जाता है। आप एग्जामिनेशन में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करते हैं तो हम उसका डेफिनेशन जस्टिफाई करते हैं। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द रेफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इतने साल तक एक कोई बंदा जिंदा रह सकता है। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड वाइड देयर हैज बीन इंक्रीज, एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है पिछले 200 सालों में। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी ने अपना जो सालाना पॉपुलेशन डेटा टेबल शुरू किया, उसमें 2019 को आप देखो और उसका 2022 को देखो, क्योंकि 2022 का डेटा टेबल है ना जो 2023 में हमारे सामने अवेलेबल है। हमारे को पिछले 200 सालों में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिली है। दैट इज द रीजन देयर इज द बिगिनिंग ऑफ द टर्म गेरियाट्रिक्स। गेरियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू डेमोग्राफी ऑफ एजिंग। गेरियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू ओल्ड एज कोहर्ट। तो एज कोहर्ट की बात हमने करी है, आप उसको बारे में अलग से वीडियो हमारा है, उसको देख सकते हैं। अभी जो हम जज कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। गेरियाट्रिक्स या डेमोग्राफी ऑफ एजिंग वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रही है। पिछले 200 सालों में हर हैबिटेड कॉन्टिनेंट ने अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करते हैं
तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? पहली बात, क्या पैटर्न है इसका। दूसरी बात, इनके कॉजेज, इनसे रिलेटेड चैलेंजेस और इनकी रिलेटेड प्लानिंग को आप कैसे एडवोकेट करते हो। आपको सबसे पहले यह समझना है कि क्या डेमोग्राफी ऑफ एजिंग, क्या भौगोलिक अप्रोच के साथ या भौगोलिक अनुसरण करते हुए जब हम वृद्ध जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, वो एकदम इक्वल पैटर्न पर है वर्ल्ड वाइड नहीं। फिर उसके अलावा फिर क्या क्या कॉजेज है, किसकी वजह से वी आर नोटिसिंग इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द परसेंटेज शेयर ऑफ एज्ड पॉपुलेशन। हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एज आई टॉक अबाउट पैटर्न, आप एक ये ओवरलैपिंग मैप भी नोटिस करेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां लिखी है, ध्यान से देखेंगे। अक्रॉस द हैबिटेड वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव इंक्रीज्ड, मतलब अगर हम 200 साल पहले चले जाएं तो हमारी ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एट नियर 25 इयर्स, और आज की डेट में जब आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ग्लोबली जज करते हो तो यू आर मोर देन 70 इयर्स, यू आर मोर देन 75 इयर्स इफ आई गो वेरी क्लियर। सो जब आप जस्टिफाई करो कि सारे डोमेन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, बट इस पर थोड़ी देर में आते हैं। डेवलप्ड रीजन वर्सेस डेवलपिंग रीजन का डिमार्केशन जो है वो काफी रिलेवेंट आज भी है। कहने का मतलब ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हाई है कंपेयर टू डेवलपिंग रीजन। इसी का हमने एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है। एंग्लो अमेरिका का 84 इयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अफ्रीका का 68 इयर्स है। अगर आप कंपेयर करो तो बड़ा मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। बट जो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें नोटिस करनी है वो ये है कि जो 2015 में एज्ड पॉपुलेशन, वृद्ध जनसंख्या was less than 10% of the total global population is projected to increase, राउंड ऑफ कर दो, to some 17% by 2050। इसका मतलब है कि ग्लोबली एज्ड पॉपुलेशन, वृद्ध जनसंख्या का परसेंटेज शेयर टू द टोटल पॉपुलेशन इज ऑल सेट टू इंक्रीज। अच्छा, ये पैटर्न के बारे में जज करने के बाद अब अपने आप से एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता है, क्या रीजन है कि भाई पॉपुलेशन का शेयर बढ़ रहा है इन दिस एज ग्रुप। सो इसको जज करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा लिस्ट क्रिएट करा है हमने। कॉजेज को आप बड़े आराम से एसोसिएट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड देयर इज इंक्रीज इन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जब 2015 या उससे भी पीछे आप चले जाओ, हम 200 साल का एनालिसिस ले रहे हैं पिछले 2 साल के यूएनएफपीए के डेटा टेबल में, तो अगर आप 50 साल पीछे भी चले जाएं और आज देखें, डेफिनेटली मेडिकल इम्यूनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज में काफी मैसिव इंप्रूवमेंट है। वो बाय डिफॉल्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे रिफ्लेक्ट करेगा ही। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से डिफ्यूज की जा सकती है, एक्सेप्टेंस भी काफी स्ट्रांग है उसका, इसका इंप्लीकेशन भी आता है। इंक्रीज इन द अवेयरनेस, इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लार्जली रिलेटेड टू आईसीटी have actually created aware community, and वो awareness ही बहुत important है जिसने हमें अपने लिए cautious कर दिया है। what to eat, what not to eat, how to live, what is the different indulgence that we should avoid and etc. Impact of demographic transition, इस वीडियो के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन एक डेमोग्राफिक साइकिल की जब हम बात करते हैं, जब एक जनसंख्या चक्र की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन यंग से इवेंचुअली ओल्ड की तरफ आता ही है। तो वर्ल्ड में जहां जहां पर डेमोग्राफिक साइकिल जल्दी शुरू हुई है वहां पर डेफिनेटली एज्ड पॉपुलेशन जल्दी आएगा। दैट इज द रीजन डेवलप्ड वर्ल्ड हैज गॉट हायर परसेंटेज ऑफ old age population as their share of total population compared to developing world, and improved food and nutrition status, क्योंकि per capita income में improvement world wide देखी गई है। इसको आप compare करोगे developed developing में तो वो difference हम already judge कर रहे हैं। तो आपने एक बड़ा defined causes का एक list generate कर लिया to understand कि भाई life expectancy world wide क्यों बढ़ रही है, why there is increase in the share of aged population as the total population। बात यहां खत्म हो नहीं सकती, इसमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है, चैलेंज। आप बोलोगे ओल्ड एज के साथ चैलेंज, ओल्ड एज के साथ जो चैलेंज है वो कई सोसाइटीज के लिए नया है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में हमने ज्यादा बुजुर्ग लोगों को अपने आसपास बहुत रेयरली देखा है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है,
अगर आप चैलेंजेस के बारे में बात करो, जब आप बात कर रहे हो ओल्ड एज पॉपुलेशन की, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। हमने इसलिए कुछ कलर डिफरेंस डालकर इनको आप इकोनॉमिक स्लॉट में डाल सकते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन का एक बड़ा शेयर ओल्ड एज में आ गया, मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में आ गया, तो ये अपने आप ही वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कामगर जनसंख्या है, उसके शेयर को कम करेगी। वो कम करेगी तो डिपेंडेंसी रेशो बढ़ेगा। डिपेंडेंसी रेशो सोर्स ऑफ ग्रोथ है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी है, आप चाहे तो डिटेल्स में देखें उसको। एंड इंक्रीज इन हेल्थ केयर कॉस्ट, क्योंकि भाई एजिंग के साथ हेल्थ एलिमेंट भी तो बढ़ेंगे ना, बॉडी को अपना रेजुवनेट करने का कैपेसिटी तो धीरे धीरे कम ही होता जाता है, तो जितना एज पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक राडार पर काउंट करी जा सकती हैं। पर जो एक न्यू इवॉल्व्ड काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट हैव स्टार्टेड जनरेटिंग इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सोशल इंक्लूजन एंड डिग्निफाइड लिविंग टू बी प्रोवाइडेड टू द एज्ड पीपल एंड हेल्थ फैसिलिटी। ये आप एसोसिएट करो डेवलपिंग वर्ल्ड्स के साथ। In the countries like India, the countries like Nigeria, जहां पर एजिंग पॉपुलेशन की शुरुआत अब हो रही है, एज ऑफ द प्रेजेंट डेटा अवेलेबल विद अस विद UNFPA, 7% टोटल जनसंख्या का हिस्सा है भारत में जो ओल्ड एज है। और हमने ये डेमोग्राफिक विंडोज का एनालिसिस लेकर जज करा है कि सदर्न स्टेट्स में इनका पॉपुलेशन शेयर ज्यादा है। सोच कर देखें, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे कंट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिटायर होती है, मतलब उनके पास पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए तो वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो गए। हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधा हमारे कंट्री में कितनी फेवरेबल है हम सब जानते हैं। पेशेंट डॉक्टर रेशो हम जानते हैं। आप इस तरह के फैक्टर्स को लेकर जज कर सकते हो, ये बॉटम के 3। क्योंकि जब आप बात करते हो एज पॉपुलेशन के चैलेंज की, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसी रिलेटेड नहीं है। इट इज ऑल अबाउट इंक्लूजन, एक्सेप्ट करना कि ओल्ड एज पॉपुलेशन लिविंग पॉपुलेशन है, दे हैव द राइट टू बी गिवन अ डिग्निफाइड डिसेंट एज्ड लाइफ। और उस चीज के लिए हम इमोशनली, स्ट्रक्चरली, फाइनेंशियली, मेडिकली प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए जब हम बात करते हैं ओल्ड एज प्लानिंग की, बड़ा इंपॉर्टेंट दो बहुत छोटा सा पॉइंट है। प्लानिंग की जब आप बात करते हो, सब कंट्रीज अलग अलग प्लानिंग लेके चलती है, अलग अलग रीजन अलग अलग प्लानिंग लेके चलती है, बिकॉज अलग अलग रीजन में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बट आपके कोई भी अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो ग्लोबल गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका 3rd गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग टू ऑल, डायरेक्टली टारगेट्स द एज्ड पॉपुलेशन। Because when it is talking about all, it is taking into consideration aged population to be included in the priority basis for the inclusive growth momentum for the world as a whole. That is it from my side. Happy learning. Bye-bye for the time being.